गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी.के. प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज अपन बात करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर क्या होता है, डेंगू फीवर का क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या इटियोलॉजी है, क्या मैनेजमेंट है, और साथ ही हम देखेंगे होम्योपैथिक मैनेजमेंट। डेंगू फीवर इज़ एन एक्यूट इलनेस दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया एंड रैशेस। डेंगू फीवर क्या है? एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें फीवर देखने को मिलेगा, मसल्स में पेन मिलेगा, जॉइंट्स में पेन मिलेगा और साथ ही आपको रैशेस देखने को बॉडी में मिलेगा, ठीक है। सीवियर डेंगू इन्फेक्शन, अगर ये डेंगू इन्फेक्शन सीवियर होता है तो वहाँ पे हीमोस्टैसिस में एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगा, जैसे कि मार्क्ड लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द कैपिलरीज और शॉक, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एंडोथेलियम वॉल जो है, एंडोथेलियम वॉल डैमेज हो जाता है, ठीक है, इस केस में, और उसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर की तरफ फ्लूइड जाने लगते हैं, ठीक है, प्लाज्मा लीकेज होने लगता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होने लगता है, फ्लूइड की बॉडी में कमी होने लगती है और इस वजह से शॉक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो डेंगू जो है, डेंगू वायरस, डेंगू फीवर दैट इज़ कॉज्ड बाय एनी 4 सेरोटाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। डेंगू फीवर जो है किसी भी 4 सेरोटाइप्स ऑफ डेंगू वायरस से होता है, और जो डेंगू वायरस का नाम है वो है अर्बो वायरस। और यहाँ पे जो वेक्टर जो देखो डेंगू को जो है अपन आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ भी बोलते हैं। आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर है आपका एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जो है फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, जो कि सुबह जो है मॉर्निंग के टाइम, डे के टाइम ये मच्छर काटता है जो है, ठीक है, और ये मच्छर जो है साफ पानी में मल्टीप्लाई होता है, साफ पानी में जो है ब्रीड करता है, ठीक है। और अगर वहीं पे बात करेंगे जो एनोफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो का मतलब जिस मच्छर को काटने से जो है मलेरिया होता है जी, ठीक है, मलेरिया होता है एनोफिलिस मॉस्किटो। तो ज़्यादातर वो कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी में रहता है, ठीक है, वहाँ पे उसका ब्रीडिंग होता है, वहाँ पे उसका जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और एनोफिलिस मॉस्किटो ज़्यादातर रात में काटते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे ये देख रहे हैं एडीस एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है, एडीस एजिप्टी मॉस्किटो का जो आप स्किन देख रहे हो ये पूरा चित्तीदार है, ठीक है, जैसे टाइगर की स्किन होती है चित्तीदार, उसी तरह से जो है डेंगू का जो वेक्टर है एडीस एजिप्टी मॉस्किटो, इसका भी जो है स्किन जो है चित्तीदार है, ठीक है, इसीलिए इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ डेंगू फीवर। इटियोलॉजी ऑफ डेंगू फीवर की अगर बात करते हैं तो डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडीस मॉस्किटो, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में एंट्री होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, फीमेल एडीस एजिप्टी मॉस्किटो के बाइट होने से, ठीक है। दे एक्वायर द वायरस वाइल फीडिंग द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। फीमेल एडीस एजिप्टी मॉस्किटो जो हेल्दी है, ठीक है, उसके पास वायरस कैसे जाता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने वहाँ पे फीड किया, ठीक है, ब्लड सक किया और उसके थ्रू जो है इन्फेक्टेड पर्सन में जो वायरस है और फीडिंग के दौरान वो मच्छर के अंदर आ गया, ठीक है, एडीस एजिप्टी मॉस्किटो के अंदर आ गया। अब वो क्या हो गया, वो एडीस एजिप्टी मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है। अब जिस हेल्दी पर्सन को काटेगा, ठीक है, उसको जो है डेंगू जो है होगा, ठीक है, उसको जो है डेंगू होगा, उसके अंदर जो है डेंगू वायरस जो है एंट्री करेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड की, तो 8 से 10 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 8 to 10 days दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द वायरस, ठीक है। उसके बाद ये एक हेल्दी पर्सन जो है ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, 8 से 10 दिन बाद, ठीक है। एंड ह्यूमन्स आर द मेन एम्प्लीफाइंग होस्ट। डेंगू वायरस का ह्यूमन जो है मेन एम्प्लीफाइंग होस्ट है, और द वायरस सर्कुलेट इन द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट फॉर 2 to 7 days, ठीक है। और वायरस जो है ब्लड में सर्कुलेट करता है, ठीक है, 2 से 7 दिन तक, और उस समय जो है फैलने के चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर कोई हेल्दी मॉस्किटो उसको बाइट किया और फिर वो किसी और को जाके
ठीक है, बाइट किया तो उससे क्या है कि ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा रहता है इस दौरान, ठीक है, 2 से 7 दिन के दौरान इसके ट्रांसमिशन के रेट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन पैथोलॉजी की, ठीक है, पैथोलॉजी ऑफ डेंगू फीवर, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ वायरस इन टिश्यू मेनली लीड टू द हीमोडायनेमिक अल्टरेशन विद जनरलाइज्ड वेस्कुलर कंजेशन एंड मास्ट सेल रिक्रूटमेंट इन लंग्स, ठीक है। तो वायरस की वजह से क्या होता है, हीमोडायनेमिक में अल्टरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जनरलाइज वेस्कुलर कंजेशन रहेगा और मास्ट सेल का जो है रिक्रूटमेंट होने लगता है लंग्स में, ठीक है। साथ ही वेरिएबल हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन रिपोर्टेड, डिफ्यूज हेपेटाइटिस विद मिड जोनल नेक्रोसिस एंड स्टेटोसिस, फोकल एरिया ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है। वायरल हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वहाँ पे डिफ्यूज हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। साथ ही लीवर में नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है और फैटी लीवर भी देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो डेंगू वायरस है, ठीक है, जो डेंगू वायरस बॉडी में एंट्री किया, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है किसी पर्सन को काटा, ठीक है, तो बॉडी में एंट्री किया वो इन्फेक्टेड वायरस, ठीक है, तो बॉडी में जाने के बाद वहाँ पे क्या कॉज करेगा, प्राइमरी वायरेमिया, मतलब 1 डिग्री वायरेमिया, ठीक है। फिर ब्लड के थ्रू पहुँचा लीवर में, आर्य सिस्टम में, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द बॉडी का मतलब लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है, लीवर एंड स्प्लीन। तो ये वायरस वहाँ पे जाने के बाद इस वायरस का होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डेंगू वायरस का होता है मल्टीप्लिकेशन लीवर एंड स्प्लीन में, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, लीवर और स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसकी साइज इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद वहाँ से जो है फिर वापस ब्लड में इसके वायरस जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन 2nd डिग्री वायरेमिया, ठीक है, 2nd डिग्री वायरेमिया, ठीक है। तो जब ये लीवर में रहे, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से लीवर भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हेपेटाइटिस होगा, उसका नेक्रोसिस वहाँ पे हो सकता है, साथ में फैटी डीजनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देखते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 10 डेज होता है, ठीक है, डेंगू फीवर का। और इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन प्रेजेंट विद एन अनडिफरेंशिएटेड फेब्राइल इलनेस, ठीक है, इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में जो है अनडिफरेंशिएटेड टाइप का फेब्राइल इलनेस देखने को मिलता है, ठीक है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन सीन इन ओल्डर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट। जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है डेंगू फीवर का वो ज़्यादातर ओल्डर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, एडोलेसेंट स्टेज में मिलता है, एडल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में जो है बिल्कुल ये अनडिफरेंशिएटेड फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको जो है 3 फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इट कैन बी डिस्क्राइब अंडर द 3 फेज। फर्स्ट इज फेब्राइल फेज, सेकंड इज क्रिटिकल फेज एंड थर्ड इज रिकवरी फेज, ठीक है। फेब्राइल फेज की अगर बात करेंगे तो सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, दैट में लास्ट फॉर 2 to 7 डेज, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 7 दिन तक बना रहता है फेब्राइल, ठीक है। और साथ में मिलेगा फेशियल फ्लशिंग, स्किन एराइथमा मिलेगा, ठीक है, फेस पूरा रेड हो जाएगा, स्किन पे पेटेंशियल हेमरेजेस मिलेगा, ठीक है, माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, हेडेक, एनोरेक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग एंड चाइल्ड में हैव अ सोर थ्रोट, कंजक्टिवल इन्फेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव टोर्निक्वेट टेस्ट में भी सीन, ठीक है। फेब्राइल स्टेज में जो है पॉजिटिव टोर्निक्वेट टेस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। माइनर हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, पेटेंशियल और म्यूकोसल ब्लीडिंग, ठीक है, that can also be seen in the febrile phase and the liver enlarged and tender for 2 to 5 days, ठीक है। लीवर enlarge हो जाता है, टेंडर रहता है 2 से 5 दिन के लिए और प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन WBC एंड प्लेटलेट काउंट। यहाँ पे क्या होता है, लगातार क्या होता है कि WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट का लेवल कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज जो होता है दैट इज़ बिटवीन द 3rd to 7 डेज ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर। जब से बुखार हुआ उसका 3रे से 7वां दिन जो है क्रिटिकल फेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग और शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही प्लेटलेट काउंट में गिरावट आने लगती है, ठीक है, और इंक्रीज PCV, ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ होने लगता है और ऑर्गन डिसफंक्शन
ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन जो है डिसफंक्शन होने लगते हैं, सीवियर हेपेटाइटिस, इंसेफेलाइटिस, मायोकार्डाइटिस, सीवियर ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल फेज में देखने को मिलता है। ठीक है। रिकवरी फेज अगर बात करेंगे तो आफ्टर 24 to 48 आवर्स इन क्रिटिकल फेज, क्रिटिकल फेज़ के 24 से 48 घंटे बाद रिकवरी फेज़ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जनरल वेलबींग इंप्रूव होने लगते हैं, एपेटाइट रिटर्न हो जाता है, हीमोडायनेमिक स्टेटस जो है स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है। ये हीमोडायनेमिक, इसके पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे हीमोडायनेमिक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हीमो कंसनट्रेशन हो रहा था। ठीक है। हीमो कंसनट्रेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर में जो है फ्लूइड आ रहे थे इंट्रावेस्कुलर से फ्लूइड जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड में जा रहे थे, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स में Hb का कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है। जो कि रिकवरी फेज़ में जो है स्टेबलाइज होने लगते हैं। और रिकवरी फेज़ में आपको देखने को मिलेगा हैव रेसेस ऑफ आइलेस ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड। ठीक है। छोटे छोटे वाइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है। पूरे रेड स्किन पे वाइट स्पॉट मिलेगा, तो ऐसा लगेगा कि रेड कलर का, ठीक है, लाल समुद्र में और सफ़ेद मोतियाँ पड़ी हुई हैं। इस जैसा जो है रैसेस आपको रिकवरी फेज़ में देखने को मिलता है। साथ ही जनरलाइज्ड प्यूराइटिस मिलेगा पूरे बॉडी में इसको इचिंग मिलेगा देखने के लिए। ठीक है। और पीसीबी स्टेबलाइज होने लगेगा, WBC स्टार्ट टू राइज, WBC का काउंट बढ़ने लगेगा। साथ में रिकवरी ऑफ द प्लेटलेट काउंट टेक लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है। पीसीबी जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है, WBC भी राइज हो जाता है। ठीक है। जो कम हुआ रहता है। प्लेटलेट काउंट को बढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू WBC और पीसीबी। ठीक है। ये आप डायग्राम फिगर में देख रहे हैं, आइलेस ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकवरी फेज में जो रैसेस होता है जिस पैटर्न में, उस पैटर्न का दिखाया गया है कि लाल समुद्र में सफ़ेद मोतियाँ गिरी, इस टाइप के जो है, इस टाइप के आपको रैसेस देखने को मिलता है रिकवरी फेज में। ठीक है। अब बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वहाँ पे लो प्लेटलेट काउंट मिलेगा। ठीक है। राइस इन पीसीबी मिलेगा, पीसीबी मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, एंड फॉल इन WBC काउंट एंड सेरम केमिस्ट्री। अगर सेरम केमिस्ट्री कराते हैं वहाँ पे डिक्रीज इन टोटल प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन मिलेगा और इंक्रीज लेवल ऑफ SGOT एंड SGPT मिलेगा। ठीक है। अगर आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा, बाइलेटरल और राइट साइडेड। ठीक है। बाइलेटरल या राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूज़न देखने को मिलेगा। ठीक है। प्लूरल इफ्यूज़न इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो एंडोथेलियम के डैमेज की वजह से, ठीक है, जो इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रा वेस्कुलर में फ्लूइड आ रहे थे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है प्लूरल इफ्यूज़न हुआ, एसाइटिस हुआ, इडिमा हुआ। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पर आपको प्लूरल इफ्यूज़न देखने को मिलेगा। ठीक है। USG एब्डोमेन कराएंगे वहाँ पर आपको एसाइटिस मिलेगा, एनलार्ज गॉल ब्लैडर मिलेगा। ठीक है। एंड अदर्स में वायरस आइसोलेशन करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं। ठीक है। और NS1 एंटीजन डिटेक्शन, IgM IgG डिटेक्शन। ठीक है ना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो पेशेंट विद डेंगू इन्फेक्शन कैन बी देखो, पेशेंट विद डेंगू इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक तो अनडिफरेंशिएटेड फीवर हो सकता है, दूसरा डेंगू विदाउट वार्निंग साइन हो सकता है, तीसरा डेंगू विद वार्निंग साइन हो सकता है, और चौथा जो है सीवियर डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। सीवियर डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं अनडिफरेंशिएटेड फीवर और डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, दोनों में क्या डिफरेंस है। अनडिफरेंशिएटेड फीवर में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे आप पैरासीटामोल दे सकते हो फॉर फीवर के लिए। ठीक है। और रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। वहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि कहीं वो कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है केस। ठीक है। और डेंगू विदाउट वार्निंग साइन में फीवर, बॉडी क्रैसेस, वहाँ पर पैरासीटामोल दे सकते हो फॉर द फीवर एंड बॉडी एक। और वहाँ पे माइनर ब्लीडिंग ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली, और वहाँ पे जो भी माइनर ब्लीडिंग हो रहा है उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है। और साथ ही जो है एडवाइज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को पानी पीना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है। ठीक है। डेंगू विद वार्निंग साइन। ठीक है। अगर डेंगू विद वार्निंग साइन है तो उस समय क्या करना है। ठीक है। तो डेंगू विद सस्पेक्टेड डेंगू इन्फेक्शन हु हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग नीड हॉस्पिटलाइजेशन। अगर इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ अगर हो तो वहाँ पे पेशेंट को एडमिट करना है। ठीक है।
पेशेंट को आप ऐसा ओपीडी देख के छोड़ नहीं सकते, उसको आईपीडी में एडमिट करना पड़ेगा। जैसे अगर एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रहा है, या क्लिनिकल फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, या म्यूकोसल ब्लीडिंग, लेथार्जी, ठीक है, और लिवर इन्लार्जमेंट अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिवर इन्लार्जमेंट मोर देन 2 सेंटीमीटर है, तो दीज आर द डेंगू विद वार्निंग साइन, ठीक है। डेंगू विद वार्निंग साइन है, वहाँ पे पेशेंट को एडमिट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में अगर यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे फ्लो चार्ट में अगर अपन देखेंगे, ठीक है, अगर हेमरेजिक है, ठीक है, हेमरेजिक टेंडेंसी है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डेंगू फीवर में ब्लीडिंग टेंडेंसी है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें शुरुआत करना है, इनिशिएट आईवी थेरेपी विद 6 ml per kg per hour क्रिस्टोलाइट सोल्यूशन फॉर 1 to 2 hours, ठीक है। 6 ml per kg per hour क्रिस्टोलाइट सोल्यूशन यूज़ करना है 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है। 1 से 2 घंटे देने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट दिखा, ठीक है, तो आईवी थेरेपी क्रिस्टोलाइट सक्सेसिवली रिड्यूस कर देना है, ठीक है, 6 to 3 ml per kg per hour, ठीक है। फिर 6 से जो पहले 6 ml per kg पर आवर दे रहे थे क्रिस्टोलाइट, अब 3 ml per kg पर आवर देंगे, ठीक है। फर्दर इम्प्रूवमेंट दिखा तो आप आईवी जो है 24 घंटे में आईवी डिसकंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। अगर आईवी थेरेपी 6 ml per kg पर आवर क्रिस्टोलाइट सोल्यूशन देने के बाद 1 से 2 घंटे देने के बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, तो इसकी क्रिस्टोलाइट इसका फ्लो बढ़ा देंगे, 10 ml पर kg पर आवर क्रिस्टोलाइट देंगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। 10 ml पर kg पर आवर क्रिस्टोलाइट 2 घंटे देने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, फिर इसको रिड्यूस कर देंगे 6 ml पर kg पर आवर, ठीक है, क्रिस्टोलाइट विद फर्दर रिडक्शन टू, और उसके बाद जो है इसको फर्दर रिड्यूस कर देंगे 3 ml पर kg पर आवर, ठीक है, और 24 से 28 घंटे में फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, आईवी थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। 10 से 6 और 6 से फिर 3 से फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिला और वाइटल साइन जो है अनस्टेबल है, ठीक है, तो आप हेमाटोक्रिट क्राइसिस और हेमाटोक्रिट फॉल दोनों देखते हैं, हेमाटोक्रिट राइस हो रहा है या हेमाटोक्रिट फॉल हो रहा है। अगर हेमाटोक्रिट राइस हो रहा है तो आईवी कोलॉइड डेक्स्ट्रॉन, ठीक है, आईवी कोलॉइड डेक्स्ट्रॉन 40 आप यहाँ पे यूज़ करोगे 10 ml पर kg पर आवर, ठीक है, 1 घंटे के लिए आप दोगे, ठीक है। अगर हेमाटोक्रिट फॉल हो रहा है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा 10 ml पर kg पर आवर ड्यूरेशन 1 घंटे के लिए, ठीक है। और दोनों कंडीशन में फिर एक इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, फिर इम्प्रूवमेंट हो गया दोनों चीज़ों की वजह से हेमाटोक्रिट राइस हेमाटोक्रिट फॉल दोनों इम्प्रूवमेंट हो गया, तो फिर क्या करोगे, आईवी थेरेपी यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आईवी थेरेपी यूज़ करना है 10 से 6, पहले 10 यूज़ करेंगे 10 ml पर kg पर आवर क्रिस्टोलाइट, फिर 6 ml पर kg पर आवर क्रिस्टोलाइट देंगे, फिर 3 ml पर kg पर आवर क्रिस्टोलाइट देंगे, और उसके बाद 24 से 48 घंटे में इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट था जो है, ठीक है। और सीवियर डेंगू इन्फेक्शन में आप क्रिटिकल क्राइटेरिया भी है, जैसे कि ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, टेंडर हेपेटोमेगाली, इफ्यूजन इन बॉडी कैविटी एंड शॉक। लेबोरेटरी क्राइटेरिया है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज 1 lakh सेल पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड, 1 to 2 प्लेटलेट पर ऑयल इमर्सन, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग हो रहा है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। पेटेशियल स्पॉट या माइल्ड म्यूकोसल ब्लीडिंग हो रहा है तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है, लेकिन हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो वहाँ पर बेड रेस्ट कराना है, मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन कराना है, और वहाँ पर अवॉइड करना है कि आईएम इंजेक्शन नहीं देना है, ठीक है, अवॉइड आईएम इंजेक्शन एंड एनी प्रोसीजर प्रीडिस्पोज टू म्यूकोसल ट्रॉमा, ठीक है। वहाँ पर आईएम इंजेक्शन जो है अवॉइड करना है और कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करना है जिससे म्यूकोसल ट्रॉमा हो, ठीक है। और अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। और इफ ब्लीडिंग कैन नॉट बी मैनेज, अगर ब्लीडिंग मैनेज नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को देना पड़ेगा, ठीक है। सपोर्टिव केयर की अगर बात करें तो ऑर्गन डिसफंक्शन बी मैनेज्ड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड
है सुपर एडेड इन्फेक्शन, ठीक है। सुपर एडेड इन्फेक्शन के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है 21 ml पर kg फॉर द शॉक एंड मॉनिटरिंग ऑफ द हार्ट रेट, BP, रेस्पिरेटरी रेट एंड पल्स प्रेशर, ठीक है। नाउ कम ऑन द होम्योपैथिक मैनेजमेंट। In homeopathy, the medicine are given on the basis of symptom similarity, on the basis of holistic approach, on the basis of individualization, ठीक है। But few commonly medicine are indicated that are belladonna, ठीक है। Belladonna are given in a high grade of fever. Belladonna always is associated with a hot red skin, flushed face, sobbing carotids, restless sleep, dryness of mouth and throat with aversion to water. Belladonna acts upon every part of the nervous system, producing active congestion, furious excitement, perverted spatial sense and pain. बेलाडोना में जो आपको हेडेक मिलेगा, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक मिलेगा विच इज़ रिलीव बाय द हार्ड प्रेशर और टाइट बैंडेज, ठीक है। यहाँ पे हीट, रेडनेस, थ्रॉबिंग, बर्निंग ये सब देखने को मिलेगा हेडेक में। और देयर इज़ एंजाइटी और फियर विद ए हाई ग्रेड फीवर एंड साथ ही पर्सपायरेशन ओनली ऑन द हेड एंड द नो थर्स्ट विद फीवर, ठीक है। फीवर जब आएगा तो फीवर के टाइम में उसको कोई भी प्यास नहीं लगेगी, और फीवर जब भी आएगा तो उसको डर रहेगा, एंजाइटी रहेगा, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर के साथ, और माथे पे बहुत ही पसीना देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा में देखने को मिलेगा फीवर विद बॉडी, ठीक है, एक्टिंग ऑफ एवरी मसल्स, पेन इज स्टिचिंग एंड टीयरिंग विच इज़ वर्स बाई मोशन एंड बेटर बाई रेस्ट, ठीक है। एक्टिंग ऑफ एवरी मसल्स, पूरे मसल्स में एक्टिंग हो रहा है, और स्टिचिंग टाइप ऑफ, टीयरिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, जो कि चलने फिरने से की कंडीशन इंक्रीज वर्स हो जा रही है, और आराम करने से, रेस्ट करने से बेटर फील हो रहा था। वहाँ पर ब्रायोनिया अल्बा दे सकते हो। ब्रायोनिया अल्बा में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन और ड्राई एंड द पेशेंट इज इरिटेबल ड्यूरिंग द फीवर, ठीक है। और फीवर के टाइम में क्या पेशेंट होता है, इरिटेबल रहता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्टाइगो फ्रॉम रेसिंग द हेडेक, ठीक है, वर्टाइगो फ्रॉम रेसिंग द हेडेक, ठीक। जैसे हेड रेस करता है उस पर चक्कर आने लगता है, ठीक है। ड्राई लिप्स, माउथ विद एक्सेसिव थर्स्ट, बिटर टेस्ट ड्यूरिंग फीवर, पेन एंड द स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, पल्स फुल, हार्ट टेंस एंड क्विक, ठीक है। यहाँ पे माउथ ड्राई रहेगा, उसको प्यास भी बहुत लगेगी, लेकिन फिर भी उसका जो है मुंह सूखा रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है डेंगू में तो आप वहाँ पर ब्रायोनिया अल्बा दे सकते हो। ड्राई कफ विद स्टिचिंग इन पेन इन चेस्ट, ठीक है, सूखी खांसी आएगी, उसके साथ में जो है स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होगा, चुभन जैसा पेन होगा चेस्ट में, वहाँ पे आप दे सकते हो ब्रायोनिया अल्बा, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन यूपेटोरियम परफोलिएटम। यूपेटोरियम परफोलिएटम इज अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन इन अ केस ऑफ डेंगू। You can use Eupatorium burp as a preventive and also for the as well as curative. Here you will see the severe pain in bone and with restlessness। यहाँ पे बहुत ही सीवियर पेन होता है, साथ ही साथ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता है। एक्टिंग पेन होता है इन बैक एंड बोन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ विद सोरनेस ऑफ फ्लैश, ठीक है। और एक्टिंग इन आर्म्स एंड रेस्ट देखने को मिलेगा। थ्रॉबिंग हेडेक विद पेन इन आई बॉल, ठीक है। और पर्सपायरेशन रिलीव ऑल द सिम्टम एक्सेप्ट हेडेक। यूपेटोरियम बर्फ के पेशेंट में क्या होता है कि जो पर्सपायरेशन होता है, पर्सपायरेशन की वजह से, पसीना होने से जितने भी उसके सिम्टम्स हैं सब में आप उसको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हेडेक में नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर चिल की बात करेंगे तो चिल्स बिटवीन द 7 to 9 AM प्रिसीडेड बाय द थर्स्ट विद द ग्रेट सोरनेस, ठीक है। साथ ही अगर बात करते हैं नोजिया, वोमिटिंग ऑफ बाइल एट क्लोज ऑफ चिल और द हॉट स्टेज एंड द स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट ग्रेड 2, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट ग्रेड 2, ठीक है। फेरमफॉस की अगर बात करेंगे तो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ फेब्राइल कंडीशन इन ऑल द इन्फ्लेमेटरी फीवर एंड अ कैटरल कंडीशन बिफोर एक्सुडेशन सेट इन, वहाँ पर फेरमफॉस दे सकते हो। बेस्ट सुटेड फॉर द नर्वस एंड सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। एंड देयर इज़ एनीमिया विद फॉल्स प्लेथोरा एंड वायलेंट लोकल कंजेशन, अगर एनीमिया है साथ में फॉल्स प्लेथोरा है, वहाँ पर आप दे सकते हो फेरमफॉस। एंड मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फीवर, अगर फीवर के टाइम में बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, तो यू कैन गिव फेरमफॉस इन दैट केस। एंड पल्स सॉफ्ट एंड फ्लोइंग विद फीवर, ठीक है, पल्स सॉफ्ट है और फीवर के साथ जो है थ्रॉबिंग हेडेक मिल रहा है विद वर्टाइगो एंड दैट इज रिलीव बाय द कोल्ड एप्लीकेशन दैट यू कैन गिव द फेरमफॉस। नाउ द नेक्स्ट बेस्ट मेडिसिन इज जैल्सीमियम। जैल्सीमियम में आपको फीवर के साथ बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन मिलेगा, डिजीनेस, डलनेस मिलेगा। यहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक रहता है, इतना वीक रहता है कि वो चल फिर नहीं पाता है, ठीक है। साथ में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस, ट्रम्बलिंग
ठीक है। ये सब फीवर के साथ मिलेगा तो आप जैल्सीमिब दे सकते हो। यहाँ पे पल्स जो है स्लो और सॉफ्ट पल्स मिलेगा, लो ब्लड प्रेशर मिलेगा विद टायर्ड फीलिंग, ठीक है। एंड मस्कुलर वीकनेस देयर इज अ लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस मिलेगा और लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और चिलीनेस अप एंड डाउन बैक, हीट एंड स्वेट स्टेज आर लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग। यहाँ पर जो चिलीनेस रहेगा बैक पे अप एंड डाउन ऐसा मूव करेगा, और हीट और स्वेट स्टेज दोनों जो है लॉन्ग और एग्जॉस्टिंग टाइप का रहता है, ठीक है। वायलेंट हेडेक रहेगा और थर्स्टलेस ड्यूरिंग द फीवर के टाइम में बिल्कुल पेशेंट थर्स्टलेस रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।